द हाई सैलरी पैराडॉक्स, एस्केपिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे भ्रम को डिकोड करने जा रहे हैं। भ्रम ये है कि ज्यादा सैलरी होने का मतलब अपने आप बहुत सारी वेल्थ या संपत्ति होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों ज्यादा कमाने वाले लोग भी अक्सर खुद को खाली हाथ महसूस करते हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि ज्यादा कमाने वाले लोग भी पैसों की तंगी क्यों महसूस करते हैं। मतलब महीने का 1 या 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा कमाने वाले लोग महीने के आखिर तक आते आते स्ट्रगल क्यों करते हैं। इतनी शानदार इनकम के बावजूद ज्यादातर लोग बस अगली सैलरी का इंतजार करते रहते हैं और लगातार एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। ऐसा क्यों? सेक्शन 1, दी हाई सैलरी पैराडॉक्स। आइए उस हकीकत को समझते हैं जहां एक मोटा पेचेक घर लाना असल में असली वेल्थ बनाने की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। आखिर इतनी अच्छी खासी कमाई के बावजूद लोग वहीं के वहीं क्यों अटके रह जाते हैं? तो देखिए, आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हमारी इस हाई इनकम का लगभग 25 से 40% हिस्सा सीधे तौर पर फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट्स में चला जाता है, यानी भारी भरकम ईएमआईज और लोन चुकाने में। इसका मतलब है कि कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तो महीने की शुरुआत में ही बिना कोई असली वैल्यू क्रिएट किए बस तुरंत अकाउंट से गायब हो जाता है। सेक्शन 2, द मिडिल क्लास ट्रैप। पैसों का इस तरह से लगातार ड्रेन होना हमें सीधे उस चीज की तरफ ले जाता है जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। यहाँ होता यह है कि हम अपने आज के आराम के लिए अपनी फ्यूचर इनकम को बुरी तरह से गिरवी रखते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो बाहर से तो बहुत ही आरामदायक और शानदार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये फाइनेंशियली पूरी तरह से खोखला कर देता है। और यही से जन्म लेता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसे ऐसे समझिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बिल्कुल उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। जो चीजें कल तक सिर्फ लग्जरी हुआ करती थी, वो खामोशी से कब हमारी जरूरत बन जाती है पता ही नहीं चलता। जैसे ही कोई इंक्रीमेंट या बड़ा बोनस मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुरंत अपग्रेड हो जाता है। नतीजा, खर्चे बढ़ जाते हैं लेकिन कोई रियल फाइनेंशियल आज़ादी हाथ नहीं लगती। चलिए देखते हैं कि इस ट्रैप के मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत होती है द ईएमआई लाइफ से, जहां कार या किसी भी लग्जरी आइटम के लिए बड़ी आसानी से फिनेंस मिल जाता है। फिर लोग फंसते हैं भारी भरकम डेट ट्रैप में, जैसे 50 लाख का कोई बड़ा कर्ज। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है समाज में अमीर या सफल दिखने का प्रेशर। इसी लुक रिच प्रेशर के चक्कर में लोग लगातार कमाते हैं, उधार लेते हैं और चुकाते हैं। और इन सब के बाद मुश्किल वक्त के लिए कोई इमरजेंसी सेफ्टी नेट बचता ही नहीं है। सेक्शन 3, कंज्यूमर वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसे समझने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल फैसलों के पीछे छिपे गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कारणों को देखना होगा। तो इसे ऐसे देखते हैं। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट, जो तुरंत खर्च करके एक इमोशनल शांति पाना चाहता है और समाज में अपनी एक विजिबल आइडेंटिटी या रुतबा बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट। एक इन्वेस्टर डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी अपनी इच्छाओं को टालने में विश्वास रखता है। वो फ्यूचर की आज़ादी और इनविजिबल कंट्रोल के लिए आज की थोड़ी सी असुविधा को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। यहीं पे जरूरत होती है एक बहुत बड़े इमोशनल शिफ्ट की। देखिए, पैसे खर्च करना बड़ा सेफ और अच्छा महसूस कराता है क्योंकि इसका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। लेकिन सच्ची फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक इमोशनल स्किल की जरूरत होती है, धैर्य, अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए टालने की कला। इसे कोई सजा या नुकसान नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को बढ़ाने का एक जानबूझकर लिया गया स्मार्ट फैसला मानना चाहिए। इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को बैक करने के लिए हमारे पास पुख्ता एकेडमिक सबूत भी हैं। रॉयल इकोनॉमिक सोसाइटी के रिसर्चर्स की इस स्टडी को ही ले लीजिए। उन्होंने पाया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और किसी परिवार की एक्चुअल नेटवर्थ के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शन होता है। मतलब पैसों की साइंस को जितना गहराई से समझा जाएगा, वेल्थ उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अब इस डेटा से पता चलता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के भी 2 लेवल हैं। बेसिक लिटरेसी हमें रोजमर्रा के हिसाब किताब, कंपाउंड इंटरेस्ट और महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को समझने में मदद करती है। लेकिन जो एडवांस्ड लिटरेसी है, वो हमें स्टॉक मार्केट के काम करने का तरीका, बॉन्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जैसी बारीकियां सिखाती है। और सच मानिए, यही एडवांस्ड नॉलेज स्टॉक मार्केट और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में एंट्री के रास्ते आसान बनाती है।
सेक्शन 4 3 पार्ट्स ऑफ मनी। एक बार जब ये फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है तो फिर ये समझना आसान हो जाता है कि असल में पैसा किन बुनियादी रास्तों से होकर गुजरता है। यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत ही सीधा और क्रूशल है। एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, यानी वो इनकम जनरेट करता है। इसके बिल्कुल उलट एक लायबिलिटी लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है, चाहे वो मेंटेनेंस के रूप में हो, डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू कम होने के रूप में हो, या फिर भारी ब्याज के रूप में। तो पैसे के मूवमेंट के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है द पुअर पाथ, जहां इनकम आते ही तुरंत खर्चों और अंतहीन इच्छाओं में खत्म हो जाती है। दूसरा है द मिडिल क्लास पाथ। इसमें इनकम का इस्तेमाल ऐसी लायबिलिटीज खरीदने में होता है जो एसेट का मुखौटा पहने होती हैं, जिससे बस अमीरी का एक इल्यूजन या भ्रम पैदा होता है। और तीसरा है द रिच या इन्वेस्टर पाथ। यहाँ इनकम को सीधा इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स में लगाया जाता है जो बाद में हमारे फ्यूचर के खर्चों को फंड करते हैं। मिडिल क्लास रास्ते में लोग बस दिखावे में फंसे रहते हैं, जबकि एक इन्वेस्टर एक खामोश लेकिन लगातार बढ़ने वाला वेल्थ इंजन बनाने पर फोकस करता है। सेक्शन 5 एस्केपिंग लाइफस्टाइल क्रीप। इस पूरे ट्रैप से बाहर निकलने और इन्वेस्टर पाथ पर चलने के लिए, एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने के लिए रोजमर्रा की कुछ प्रैक्टिकल आदतें अपनानी होंगी। कोर एंटी क्रीप हैबिट्स। इस ट्रैप से बचने की 3 बहुत ही स्पेसिफिक और मैकेनिकल आदतें हैं। पहला, हर 6 महीने में अपने रेगुलर लाइफस्टाइल खर्चों का ऑडिट करना। दूसरा, लाइफस्टाइल लैगिंग अपनाना, मतलब जब भी सैलरी बढ़े तो अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने का इंतजार करना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, पैसे खर्च करने से पहले खुद को पे करना, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देना ताकि पैसा खर्च होने से पहले ही सेव हो जाए। अपने फाइनेंशियल फैसलों को और रिफाइन कैसे करें, इसके लिए 30 दिन का नियम बहुत काम आता है। कुछ भी गैर जरूरी खरीदने से पहले 30 दिन का इंतजार करें ताकि नीड्स और वांट्स का फर्क साफ हो सके। बड़े किराए या भारी ईएमआईज जैसी रिकरिंग कॉस्ट के जाल से बचना चाहिए। और हाँ, फिजिकल चीजें या सामान इकट्ठा करने के बजाय अपने पैसों को अर्थपूर्ण और नॉन रिकरिंग एक्सपीरियंसेस पर खर्च करना चाहिए। इससे हम अपने खर्चों के परमानेंट तौर पर बढ़ने पर रोक लगा सकते हैं। अब इस इन्वेस्टर माइंडसेट को और मजबूत कैसे करें? सबसे पहले तो अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बिल्कुल क्लियर रखें। 6 से 12 महीने के खर्चों जितना एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करें। ये एक बहुत बड़े इमोशनल बफर का काम करता है। सोशल मीडिया के दिखावे और कर्ज से चलने वाले लाइफस्टाइल को पूरी तरह इग्नोर करना सीखना होगा। और सबसे अहम बात, खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो फाइनेंशियली अनुशासित हों। ये बफर्स हमारी फाइनेंशियल एंजाइटी को शांत करते हैं, जिससे हम समाज के दिखावे वाले प्रेशर को आराम से इग्नोर कर पाते हैं। इन सब बातों का निचोड़ इस एक कमाल के कोट में छिपा है। द सीक्रेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम इजंट अर्निंग मोर, इट्स कीपिंग मोर। यानी फाइनेंशियल आज़ादी का राज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा बचा कर रखना है। पैसों पर मास्टरी हासिल करना महज सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसों को अपने पास बनाए रखने के लिए वो इमोशनल और मैकेनिकल अनुशासन विकसित करने के बारे में है। और ये चीज़ हमें एक बेहद ज़रूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब कुछ भी खरीदा जाए तो दिमाग में बस एक बात आनी चाहिए, क्या ये अगली खरीदारी एक एसेट है जो फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ले जाएगी, या महज एक दिखावा है जो इस मिडिल क्लास ट्रैप को और लंबा खींच देगा? इस पर गहराई से सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिकोड किए हैं वे असली वेल्थ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और पक्का कदम है।